हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, और जो आज हमारी बुक का नाम है वो MED 8 है। और ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 2 है। जो MED 8 मैंने फर्स्ट इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे, सेकेंड इसके पार्ट हैं। और देखिए, अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे तो है ही। और अगर आप जो मैंने आपका जून 2019 का जो क्वेश्चन पेपर कराया है तो प्लीज़ उसको भी करके जाइएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी के हिसाब से मैंने इसमें वो क्वेश्चन नहीं मतलब कि रखे हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो वाले क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं किए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा पहले। और चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दीजिएगा। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए WTO और विश्व बैंक जैसे बहुराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि WTO की भूमिका बताइए पर्यावरण सुरक्षा को लेके, और विश्व बैंक की भूमिका बताइए पर्यावरण को सुरक्षा को लेके। या फिर पूछ सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा में इनों की क्या क्या भूमिका है। अलग अलग आ सकता है क्वेश्चन, बट मैंने इसको एक में इंक्लूड किया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है, जो विश्व व्यापार है और जो पूंजी व्यापार है, उन दोनों ने ही जो विकासशील और विकसित देश होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभ किए हैं, उनको लाभ पहुंचाया है। और बता रहे हैं कि इसलिए जो WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय ऋण संस्था हो गई या फिर विश्व बैंक हो गया, एशियन विकास बैंक हो गया, इन सब ने अप्रतिबंध विश्व व्यापार पूंजी व्यापार जो है उस पर जोर दिया, मतलब कि किसी प्रकार का इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, अप्रतिबंध तौर पे इस पे व्यापार पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आगे देखिए, पूरे WTO की जो स्थापना है वो 1992 में 135 देशों के साथ हुई थी, जिसने GATT को स्थानांतरित किया। देखिए, बता रहे कि जो WTO है इसका मुख्य उद्देश्य जो है WTO का कि स्वतंत्र व्यापार करना, मतलब जो भी स्वतंत्र व्यापार पे जोर देते हैं, और जो भी समझौते तथा उत्पादन की कुशलता होती है उसके माध्यम से उसको बढ़ाता है, कि जिसकी व्यापार के बीच में कुशलता बनी रहे और समझौते सही तरीके से हो सके। और आगे बता रहे हैं और बोले जो WTO उसके व्यापार संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आपका श्रम हो गया, पर्यावरण हो गया, प्रतियोगिता हो गई, स्पर्धा हो गई और निवेश, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए, बता रहे हैं कि है ना, जो मानक व्यापार में किसी प्रकार की बाधा आती है, जैसे कि कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा है, या फिर कोई उत्पादन कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ रही है, फिर आपके जो देश है उसमें कोई कुशलता नहीं है, तो क्या होता है कि जो जिससे कि घरेलू और जो विश्व लाभ होता है वो कम होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जो आयात होते हैं उसके मापदंडों को देखते हैं तथा जो कर होता है उसको घटाता है। ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। इसी प्रकार से कर को और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करता है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि है ना, जो आप उत्पादन करते हैं, फिर कोई भी आप चीज़ें बनाते हैं उस पर किसी प्रकार का परिधान या फिर किसी प्रकार की प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। उस पर किसी जो हर चीज़ है उस पर से हटा देनी चाहिए, चाहे आपका कर हो या फिर कोई रूल रेगुलेशन हो, उन सब नहीं रखने चाहिए। आगे बता रहे हैं, अगर आपका स्वतंत्र बाजार अगर आप रखते हैं तो उससे आपकी प्रभावित होते, जो आपका उत्पादन है वो भी प्रभावित होता है। और देखिए, ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपदाएं आती हैं कृषि से रिलेटेड या फिर आपके उत्पादन से रिलेटेड, ये उसमें भी सुझाव देता है और उसको भी सुलझाने की कोशिश करता है। और बोले जो आपकी कृषि और उत्पादन से रिलेटेड है उसमें अधिकतम आयात पर जो अधिकतम संख्या प्रतिबंधित होती है उसको भी हटा देना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके प्रतिबंध हैं उसको सब चीज़ से हटा देना चाहिए, ताकि स्वतंत्र बाजार या फिर मुक्त बाजार बन सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ कमा सकें। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि जो भारत है वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं अपने जो निवेश, मतलब जो भी वो उत्पादन करते हैं, जो भी आयात निर्यात करते हैं उस पर कुछ वो लगा रखे प्रतिबंध। इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जो भारत है वो चाहता नहीं है कि जो भारत के किसान लोग हैं वो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भाग लें, मतलब कि बस भारत के जो किसान है उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि बाहर इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जिससे कि हमारे देश को, हमारे किसान लोगों को नुकसान हो सकता है।
तो वो उन्हों इसलिए प्रतिबंध लगा के रखता है और उन्हों की रक्षा करता है। आगे बता रहे हैं कि जो खाद्य उत्पादनों की जो आयात होते हैं उससे गरीबी बढ़ती है, जबकि और बोल रहे कि खाद्य उत्पादनों का अभाव था। ये बोल रहे कि जब खाद्य उत्पादन का आयात हम ज़्यादा करते हैं तो उससे गरीबी जो है जो बढ़ती है, और बोल रहे विश्व में खाद्य उत्पादन का अभाव भी था। आगे देखिए बोल रहे कि जो WTO है उसके द्वारा एक सुझाव दिया गया है। बोल रहे मानक विशिष्ट अधिकार पत्र का आवंटन, इसका मतलब एक पत्र होता है जिसमें से उसको हिस्सा देना होता है। बोल रहे इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें कोई भी अगर देश किसी भी प्रकार का कोई आविष्कार करता है, कोई उत्पादन का आविष्कार करते हैं, तो अगर कोई दूसरा देश अगर उसी उत्पादन को अपने देश में करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा कि अगर वो अपने देश में उसका कोई काम करेगा तो वो उसमें से कुछ हिस्सा राजस्व के रूप में उस देश को देगा जिसने आविष्कार किया है। इसका मतलब कि समझ लीजिए भारत ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है और अगर दूसरा देश भी वही चीज़ बनाएगा वापस से सेम टू सेम, तो क्या करेगा कि वो देश दूसरा देश भारत को राजस्व के रूप में पैसा या कुछ भी देगा, क्योंकि वो भारत ने बनाया है इसलिए। तो उसको हम बोलते हैं TRIPS भी कहते हैं, इसको ट्रिप्स भी कहा जाता है। और देखिए आगे बता रहे हैं कि परिणाम स्वरूप क्या है कि विशिष्ट अधिकार पत्रीय बीज, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। बोले जो प्रयोग करता है, जो प्रयोग कर रहा है उस चीज़ का, तो बोले उसको विशिष्ट अधिकार पत्र का उचित मूल्य चुकाना होगा। कि अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मूल्य चुकाना होगा। बोले अधिकार पत्र बीज का अवशोषण करना चाहता है तो बिना किसी अनुमति के राजस्व कर सकता है। बोले कि अगर आपको किसी चीज़ के बीज या फिर किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है तो आप है ना बिना किसी अनुमति के कर सकते हो और उसके लिए आपको कोई राजस्व या कोई पैसा भी नहीं देना होगा। बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से जो विशिष्ट अधिकार पत्र होते हैं उससे जो उसका प्रभाव क्या होता है कि किसान के लिए उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता है। बोले इसी प्रकार से WTO के अन्य परामर्श हैं कोई जो भारतीय किसान को कृषि को प्रभावित करते हैं, वो इस प्रकार से हैं। देखिए पहला बता रहे हैं किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी या फिर परिदान जिसे बोलते हैं उसमें कटौती। तो ये बोलते हैं कि WTO बोलते हैं कि आज जो सरकार जो सब्सिडी देती है, परिदान देती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरे इससे क्या होता है कि जो स्वतंत्र बाजार होते हैं इसमें घटता है, ये स्वतंत्र बाजार घटता है और इसमें क्या होता है कि पक्षपात होने लग जाता है। और बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या होता है कि जो सरकार के आर्थिक के ऊपर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। और वो जो भुगतान होता है और देय राशि होती है उसको शेष को कठिनाइयाँ आती हैं, मतलब कि जो हमने राशियाँ दी है उसके लेने के लिए कठिनाइयाँ आती हैं। सेकंड पॉइंट है सरकारी खर्चे में कमी। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको हम IMF बोलते हैं उसने सुझाव दिया है कि जो सरकार का जो खर्चा होता है उसमें मतलब कि उसमें कमी लानी चाहिए ताकि जो आपका आर्थिक नुकसान है वो ना हो। उसी के परिणाम स्वरूप जो भारत और अन्य कई देश है उन्होंने सड़क, बिजली, यातायात, ग्रामीण बैंक आदि निवेश पर जो खर्चा है उसमें कमी कर दी है। बोले जिससे कि जो जन सिंचाई जैसी सुविधा है उनका भी निवेश भी घट गया है। थर्ड है जन संबंधित इकाइयों का निजीकरण। ये बोलते जो WTO का मानना है कि जो सरकार होती है वो उत्पादन पर वो आवंटन हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, जो अलॉटमेंट होता है उस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, बल्कि जो अधिकतम जो विकास है और जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिरता में संयोग होना चाहिए, मतलब कि उसकी स्थिरता बनाने के लिए संयोग रहना चाहिए, ना कि जो आपका हस्ताक्षर आवंटन पे हस्ताक्षर या अलॉटमेंट पे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। फोर्थ देखिए नेक्स्ट है PDS को अनावर्तित करना। तो ये बता रहे कि PDS 2 प्रकार के परिदान करती है, मतलब ये 2 प्रकार के वितरण करती है। पहला तो ये बता रहे और बोल रहे कि जिससे सरकार भुगतान करती है। बोल रहे पहला होता है उन किसानों को जो आपका बोले जो मूल्य बाजार होता है उससे मूल्यों से अधिक बेचते हैं, मतलब कि कोई भी वस्तु है वो मूल्य बाजार से अधिक बेचते हैं। दूसरा वह उपभोक्ता बता रही हैं बोले जो खाद्य उत्पादन को बाजार मूल्यों से कम मूल्य पे बेचते हैं। देखिए एक तो वो होता है किसान जो अधिक मूल्यों पे सामान को बेचे, जो बाजार में मूल्य है उससे अधिक में, और एक वो उपभोक्ता बता रही है जो बाजार में मूल्य है उससे कम में बेचता है। तो बोले इससे क्या होता है कि आर्थिक हानि बढ़ती है और जो कार्य क्षमता होती है वो भी कम होती है। तो ये तो यही क्वेश्चन आपका समाप्त होता है जिसमें हमने देखा। और देखिए मैं थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में बता देती हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा विश्व बैंक के बारे में कम बताया गया है। तो ये बता रहे जो विश्व बैंक होता है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होती है और जो विकासशील देश होते हैं उन्हों की वित्तीय सहायता करती है ये ज़्यादा। और बोल रहे हैं जैसे कि आपका पुल, सड़क, विद्यालय इन सब के लिए सहायता करती है और बोल रहे जो गरीबी को कम करती है।
और बोले इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विकासशील देश है उनकी सहायता करना। और जो विश्व बैंक है, ये विश्व जो पर्यावरण होता है उसके संरक्षण के लिए तथा पर्यावरण विकास के लिए भी सहायता करती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है पहला, जिसमें आपको WTO और विश्व बैंक के बारे में बताना है पर्यावरण को रिलेटेड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रयास, कि भारत के क्या प्रयास रहे हैं जैव विविधता के ऊपर। देखिए बता रहे हैं कि जो जैव विविधता संरक्षण है उसने भारत में 1994 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कन्वेंशन की सदस्य ग्रहण की थी। 1994 में वह सदस्य बना था और पूरे भारत ने इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और इसमें 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, और दूसरा है जैव विविधता के जो घटकों का निरंतर उपयोग, और बोले अनुवांशिक जो जैव विविधता का जो उपयोग से जो उत्पादन संसाधनों का लाभ सभी को देना, कि जो भी इससे लाभ होता है सभी को देना। आगे देखिए, पूरी भारत सरकार ने 18 फरवरी 1994 में जैव विविधता सम्मेलन में निर्णय लेने और समर्थन किया, जिसके द्वारा जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति तथा रणनीति बनाई। बुरे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर जो जैव विविधता प्रबंध है उसको सीमित बनाने का प्रावधान किया गया। बुरा इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्व किसी की मदद की अनुमति के बिना कोई भी विदेशी नागरिक संगठन को किसी प्रकार की सूचना नहीं दे सकता। मतलब कि इसमें आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी प्रकार की सूचना आप किसी और को दे सकते हो। बुरे जैव विविधता उद्योगों का प्रयोग करने से पहले आपको पूर्व समिति की अनुमति लेना विशिष्ट प्रावधान किया गया है इसमें। पूरे भारत ने जैव विविधता प्रोटोकॉल पे 23 जनवरी 2003 में हस्ताक्षर किए। बुरा इसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण के लिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की आयात प्रक्रिया, इसमें प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन है। ये बता रहे हैं कि जो इसमें जैव विविधता की में जो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ये अच्छा प्रभाव डालती हैं जो हमारे पर्यावरण है, और पूरे हैं कि पूरे प्रबंध क्षमता निर्माण उच्च सूचना कारक शामिल हैं। और पूरे अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इतना विकसित देश है उसने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आगे बता रहे कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुसार जो पर्यावरण के आवश्यकता अनुसार या फिर उसको ध्यान में रख के अंतर्राष्ट्रीय नीति में विदेशों की सहमति होते हुए तब उसने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने जैव विविधता क्षेत्रों को सीमांकित किया है। ये बोले कि पर्यावरण के अनुसार कि पर्यावरण के लिए क्या सही है उसको देखते हुए, और जो विदेशी होते हैं उसमें सहमत कि हाँ विदेशों के साथ सहमत होकर उसने अपने जो पर्यावरण है और जो जैव विविधता है उसको संरक्षण के लिए बहुत सारी जैव विविधता क्षेत्रों को सीमांकित किया, मतलब कि उस पर लिमिटेशन लगाई है। आगे देखिए, बोले भारत ने क्या किया कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता को अच्छे से रखने के लिए चीज़ों को वर्गीकृत किया है। जैसे कि आपका सुरक्षित जैवमंडल हो गया, राष्ट्रीय उद्यम हो गया, वन्य जीव हो गया, जल जीवन हो गया, ये जो है ये सब आपको इसने वर्गीकृत किया है। आगे देखिए, बोरे जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय। बोरे की विविधता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। बोरे यदि विविधता हासने की स्थिति जो स्थिरता है, मतलब कि जो विविधता है उसमें ऐसे हासन होता रहा तो जो आपकी जैव विविधता वो समाप्त हो जाएगी, तो उस पर आपको संरक्षण या उसको सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी है। बोरे की ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र का समय है वो भी समाप्त हो सकता है और राजनीतिक स्वतंत्रता भी खो सकते हैं। बोरे की जैव विविधता संरक्षण का पहले स्तंभ नैतिकता होती है कि हम सभी को नैतिक दायित्व जो होते हैं वो निभाने चाहिए, ताकि हमारी जो पृथ्वी है या फिर प्रकृति है उसको हम सही से रख सकें, और बोले कि भावी जो आने वाली पीढ़ी है उस तक ये संसाधन जो होते हैं ये उन तक पहुँच सके और उससे पहले ये नष्ट ना हो। नेक्स्ट है संरक्षण द्वारा द्वितीय स्तंभ जो है वो है जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित। इसमें बताते हैं कि अगर आपके जीवन की जो आवश्यकता पूरी करने के लिए यदि प्राकृतिक विरासत नष्ट या भ्रष्ट हो जाएगी, तो इसमें क्या करना चाहिए, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उससे इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो प्राकृतिक संपदा है वो वैसे की वैसे बनी रहे। मतलब कि आपको अपने जीवन की आवश्यकता पूरी तो करनी है, ठीक है, पर उस जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए ताकि वो वैसे की वैसे बनी रहे। नेक्स्ट संरक्षण का तृतीय स्तंभ होता है सौंदर्य बोध। पूरे जो हमारे वन होते हैं, घास होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं, वन्य जीव होते हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं, तो वो ये हमारे जीवन के लिए सुविधाजनक भी होते हैं और ये हमें आकर्षण भी करते हैं। आगे देखिए,
बुरे जैव विविधता संरक्षण के लिए हमें परंपरागत जो पद्धति होती है, फिर परंपरागत पद्धति के जो संयुक्त वन प्रबंध या जैव संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंध को सुधारना चाहिए और इन्हों को सम्मिलित करना चाहिए कि जो भी हमारी जैव विविधता है इसको और अच्छा सुधारना चाहिए। और जैव विविधता समृद्धि के लिए और संरक्षण के लिए जो आदिवासी या ग्रामीण जो होते हैं इन्हों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रकृति को ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखते हैं। और बोरे जो इन्हों की भूमिका होती है उसको अधिक महत्व नहीं मिला है, मतलब कि इतना अच्छा कार्य करते पर इन्हों को कोई सराहनीय नहीं है, इन्हों को कोई महत्व नहीं दिया गया और इन्हों के ऊपर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के विरुद्ध लोगों का प्रतिरोध को समझाओ कि जो भूमंडलीकरण है उसके विरुद्ध जो लोगों ने प्रतिरोध किया वो बताना है। बुरे जो वैश्वीकरण से संबंधित अवधारणा उसको दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक जो भूमंडलीकरण है उसको सामान्य अर्थ में समझा जाता था कि ये प्राचीन काल से एक विचार और एक प्रक्रिया है। बुरे ये जो विचारधारा होती है ये ऐतिहासिक भावना का उल्लंघन करती है, क्योंकि ये वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण की जो विशिष्टता होती है उसको नहीं पहचानती। बुरे वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि पूरी दुनिया को प्रभावित करना। बुरे सदियों से प्रचलन में है। बुरे ये एक ऐतिहासिक पूंजीवादी जटिल प्रक्रिया से निकला है जो पूंजीवाद विस्तार में उत्पन्न हुआ है, विस्तार से उत्पन्न हुआ है। बुरे की एक पूंजीवादी व्यवस्था से निकली है और एक पूंजीवादी विस्तार से उत्पन्न हुई है और एक जटिल प्रक्रिया है। बुरे ये विश्व पर तथा राजनीतिक संस्कृति पर वातावरण पर सफल होना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि राजनीतिक जो होते हो जो सांस्कृतिक होती हो जो वातावरण है वो सफल हो जाऊं मैं इस पर, और बोल रहा है कि मेरा कब्जा हो जाए इन पर, और बोल रहा है कि राष्ट्रीय वैश्विक स्थानीय स्तर पर भी इसका गहरा परिवर्तन लाया है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा गहरा परिवर्तन आया है आपके राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे। बोले पिछले 2 दशकों के दौरान दुनिया में मौलिक रूप में बदल दिया गया है, जो दुनिया है उसको मौलिक रूप से बदल दिया गया कि उनका जो पहले 2 दशकों से पहले जो हुआ करते थे राष्ट्रीय उसके बाद क्या हुआ वैश्वीकरण आने के बाद कि इनको मौलिक रूप से पूरी तरीके से बदल गए हैं। आगे देखिए, बोले एक तरफ तो वैश्वीकरण के कारण सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक अधिकार, जवाबदेही, नैतिक मूल्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जो संरक्षण होता है उसमें आगे बढ़ा है। ये एक तरफ तो फायदा बता रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण अच्छी चीज़ें हुई है, जिसकी जवाबदेही सरकार या फिर प्रशासन का जो नागरिक अधिकार है ये सब चीज़ें, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है उससे क्या हुआ जो सार्वजनिक संस्था होते हैं उसमें कमी आई है और जो मानव अधिकार है उसमें हनन हुआ है। तो इसमें अच्छाई और बुराई बता रहे हैं और आगे बोल रहे हैं कि कई लोगों का ये भी मानना है कि यह सभ्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वृद्धि के परिणाम स्वरूप है, मतलब कि जो सब हुआ है ये लोकतंत्र की जो लोकतंत्र में वृद्धि हुई है उसके परिणाम स्वरूप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सुधार तथा खाद्य सुरक्षा। देखिए इसमें बता रहे हैं कि गरीबों को भोजन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बोल रहे कि यह बहुसंस्कृति व्यापार में प्रमुख स्थान लेती है। बोले भारत ने कई ऐसी नीतियां तथा कई ऐसे राज्यों में क्या हुआ ऐसी नीतियां बनाई कि चावल जो गेहूँ और उसकी पैदावार बढ़े। ऊपर गरीब लोगों को अनाज पहुंचाना बहुत कठिन होता है, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया, जिसके द्वारा कि कम दाम पे गरीबों को अनाज पहुँचाया जा सके। जैसे कि आप राशन देख लीजिए, राशन जो देते हैं लोगों को उसमें क्या होता है कि कम दाम पे उनको राशन वितरण किया जाता है, उनको दिया जाता है। आगे देखिए, बोलो जो माराकेश है उसने 1985 में विश्व व्यापार संगठन में नई फसल के लिए एक समझौता किया और बोले उसने आर्थिक सुधार आया। उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ आर्थिक सुधार भी आया और पूरा भोजन सामाजिक और धार्मिक जीवन पे भी प्रभाव डाला। पूरा खाना खाने का जो तरीका होता है हमारे समाज को निश्चित करता है। पूरा इकट्ठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है, पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। पूरा आर्थिक सुधार की भी कई मुद्दे हैं। आर्थिक सुधार पैदावार, रोजगारी और आर्थिक वृद्धि चाहते हैं। कृषि प्रावधान जैसे देशों में सुधार लाने के लिए खेती बाड़ी को बढ़ावा देना। तो इस सब चीज़ों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो खाना है वो हमारे लिए ज़रूरी है और किस प्रकार से आर्थिक सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खेती बाड़ी को बढ़ावा देना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य। देखिए बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग होता है वो अन्य विभागों की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बोले कि विश्व विकास जो रिपोर्ट है उसमें 1993 के अनुसार जो गरीब देश है उसका जो सकल घरेलू उत्पादन होता है वो 1 से 3% स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, जबकि जो अमीर देश होते हैं वो 10 से 12% स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। पूरे जो भौतिक कारण है वो मानव के स्वास्थ्य पे असर डालते हैं और पूरे जो खराब सेहत होती है उसका कारण कुपोषण होता है और इससे क्या होता है कि संक्रामक रोग होते हैं। बुरे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषक भोजन अच्छी सेहत को बढ़ाते हैं और जो नैतिकता एवं
एवं रोगों को घटाते हैं। बुरे ये पर्यावरण पोषण के लिए हानिकारक हो सकता है। बुरे जो विश्व व्यापार संगठन है वो स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वास्थ्य मानते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप बीमारियों से मुक्त हैं तो आप स्वस्थ हैं, ये बोलते हैं कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। तो आगे देखिए, बुरे की जो ये शरीर जो शारीरिक है ये मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से संबंधित मानते हैं, मतलब कि ये तीनों चीज़ें संबंधित मानते हैं स्वास्थ्य को। बुरे जो सामाजिक पोषण है वो जो आबादी पोषण होता है उसकी ज़रूरतों को पूरी करता है जो आबादी होती है। बुरे पैदावार को बढ़ाने के लिए ना सिर्फ राष्ट्रों का एकीकरण होना चाहिए बल्कि राज्यों का भी एकीकरण हुआ। बुरे पिछले कुछ सालों में गरीबी में कमी आई है और स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी हुई है। बुरे स्वास्थ्य कई स्तरों पर निर्भर करती है, बुरे जिनमें से कई इंसान द्वारा बनाए गए और कुछ इससे कंट्रोल से बाहर हैं। तो देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपके आंदोलन मैंने सारे करवाए हैं, जिसके नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपका चिपको आंदोलन, चिल्का आंदोलन, ये सब इसमें है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन सब आंदोलन में से कोई एक आंदोलन ही आएगा। और देखिए वो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। ये पूछ सकता है भारत में इन आंदोलनों की भूमिका बताइए, या फिर बोलेंगे कि आंदोलन किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। किसी भी प्रकार से आपको आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन। पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन एक शक्तिशाली जन आंदोलन था और पूरे 1985 में नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन में यह एक सामाजिक आंदोलन था और इसमें लोग थे जैसे कि आदिवासी लोग थे, किसान थे, पर्यावरणवादी थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और ये सब जो थे सरदार सरोवर जो बांध के खिलाफ शामिल थे। और जो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाने वाला था जो सरदार सरोवर बांध है उसके विरोध में इन सब लोगों ने आंदोलन किया था। बुरे जो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है, भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। और ये बोले कि विभिन्न जो संस्कृति और परंपराओं जो लोग हैं जैसे कि घरेलू, आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोगों को लेकर बड़ी मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या तक सहायता देती है। मतलब ये बता रहे किस प्रकार से इन सब लोगों को सहायता देती है। और भारत के इतिहास में जो नर्मदा घाटी विकास योजना थी वो सबसे बड़ी आशावादी और चुनौतीपूर्ण योजना थी। बुरे मध्यम भारत में जो नर्मदा नदी है वो एक विशाल बांध निर्माण था और बुरे इसकी जो घाटी में रहने वाले लाखों लोग हैं वो प्रभाव समकालीन भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। बुरे 1985 में जो सरदार सरोवर बांध के बारे में सुनकर जो मेघा पाटकर हैं तथा उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने परियोजना जहां स्थल था वहां पे दौरा किया और बुरे भारतीय सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक आदेश के कारण रुकी हुई परियोजना के कार्यों पर ध्यान दिया। आगे देखिए, बुरे इसका कारण था कि जो बुनियादी पर्यावरण स्थितियों का पूरा ना होना और जो बोरे की महत्वपूर्ण जो अध्ययनों एवं योजनाओं के पूरा होने में कमी के रूप में सामने आया। देखिए ये जो आंदोलन था वो इसलिए चलाया गया था क्योंकि जो वहाँ के निवासी थे उनको लगता था कि इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन होना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँच सकता है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जिसके कारण ये जो योजना थी ये जो इसको रोका गया था। आगे देखिए नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। देखिए बोल रहे कि भारत में जो जंगल है, जंगल देश भर में महत्वपूर्ण है किनों के लिए जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके रहने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और बोले खासकर जो पहाड़ी लोग होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये भोजन, ईंधन और चारे का साधन होता है। और बोले कि जो वन होते हैं, ये जंगल होते हैं, ये मिट्टी जो होती है, मिट्टी और जल के जो संसाधन है उसको स्थिर रखते हैं और ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें अभी जंगल की बात करें कि किस प्रकार से वो इम्पोर्टेंट हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिए और जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके लिए भी, और ये पूरे हम सब लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बोले जो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वन संरक्षण आंदोलन की बजाय आजीविका आंदोलन है। बुरी यह है कई भविष्य जो पर्यावरणवादी हैं उनके लिए आधार बिंदु बन गया और विश्व आंदोलन के लिए इसमें एक मिसाल कायम की। जो ये चिपको आंदोलन है इसने विश्व आंदोलन के लिए एक मिसाल कायम की है। आगे देखिए, बोले जो चिपको आंदोलन है ये एक सामाजिक परिस्थिति के आंदोलन है जिसमें कि गांधी जी के सत्याग्रह तथा अहिंसा के प्रतिरोध जैसे तरीकों को अपनाकर वृक्षों को गले लगाकर उनको काटने से बचाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या फिर मारपीट नहीं हुई, ये अहिंसा और सत्याग्रह की तरह ही था जैसे गांधी जी चाहते थे। और बोले इसमें वृक्षों को चिपक के
उनको काटने से बचाया गया। आगे देखिए, बोले जो पहली ये कार्रवाई हुई थी चिपको आंदोलन की, मतलब पहली बार ये 1973 में हुआ था। उसके बाद जो 5 सालों के अंदर ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल पर्वत जैसे कई इलाकों में और जिलों में फैल गया था। बुरा इसका नाम गला शब्द से रखा गया था, क्योंकि जो ग्रामीण लोग थे वो वृक्षों को गले लगाते थे और उन्हें ठेकेदार की जो तलवारें हैं उनसे बचाते थे और अपने शरीर को बीच में लाते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन जो अभियान था 1980 में एक महान सफलता हासिल की। बुरे और उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी और राज्यों में हिमाचल प्रदेश जो जंगल थे उन्होंने वृक्ष काटने के 15 साल पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उनको आदेश दे दिया कि 15 साल तक आप वृक्षों को नहीं काट सकते। बुरे तब से ही ये जो अभियान था ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दक्षिणी कर्नाटका और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी में मध्य भारत, मतलब कि बहुत सारी जगहों पे फैल गया था। बोरे उत्तर प्रदेश में तो 15 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया था वृक्षों की कटाई पे, और जो घाटियों के वृक्ष होते हैं उसकी कटाई पे भी रोक लगा दी गई थी। बोले जो प्राकृतिक संपदा नीति होती है उस पर दबाव बनाया गया जो लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील थी। बुरे चिपको आंदोलन में महिलाएं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक थी, क्योंकि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। पूरे क्षेत्र में जंगल के ठेकेदार साधारण तौर पे 2 गुना हो गए थे। जिस प्रकार से लोगों के लिए शराब आपूर्तिकर्ता चिपको आंदोलन के लिए एक अहम विशेषता ग्रामीण महिलाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता थी। इसमें बता रहे कि जो ठेकेदार थे वो भी इसमें 2 गुना हो गए थे साधारण रूप से। तो क्या हुआ कि जो महिलाएं उसने भी इनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट लिया उनको रोकने के लिए। और उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक प्रभावी हुई थी और बोरे इसलिए आसानी से इस विषय से जुड़ गई थी। तो जो अकादमिक तबकों पे यह बहस का विषय है कि इस सहभागिता का कितना प्रभाव पड़ा या चिपको की विचारधारा ने किस हद तक लोगों को भागीदारी को प्रभावित किया। तो ये तो आपका चिपको आंदोलन हो गया। और देखिए मैंने इसमें ना चिल्का आंदोलन ऐड नहीं किया क्योंकि ये 2019 का जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें आपका चिल्का आंदोलन था, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 2019 का क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाइएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन आएंगे और जो ये करवा रही हूँ इसमें से भी। और देखिए आपका नेक्स्ट है एपिको आंदोलन। बुरे एपिको आंदोलन पश्चिमी घाटों को बचाने के नज़रिए से किया गया था। बुरे काफ़ी पुरानी ये पश्चिमी घाट पूरे दक्षिणी भारत में अपनी जड़ें फैला रही हैं। बुरे ये एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन के 3 मुख्य उद्देश्यों में बांटा जा सकता है। पहला है कि यह आंदोलन पश्चिमी घाट के शोष उष्ण कटिबंधन जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष है। बुरे साधारण से जो उजड़ावा क्षेत्र होता है उसमें हरियाली लाने के लिए प्रयास था। बुरे तर्कसंगत उपायों के लिए वन संसाधनों पर दबाव को कम करने का प्रयास रहा। बुरे एपिको आंदोलन की जो ललक है इस कार्य को आगे बढ़ाती है, जन आंदोलन के रचनात्मक चरण का पता लगाती है। यह आंदोलन उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की घाटियों पर चलाया गया था। इस आंदोलन ने दक्षिण भारत के कर्नाटक के कन्नाड़ जिले में ग्रामीण लोगों को प्रेरित किया कि वह भी अपने जंगलों की रक्षा करें, इसलिए उन्होंने समान आंदोलन शुरू किया। एपिको आंदोलन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों और तकनीकों का प्रयोग किया, जैसे आंतरिक जंगलों में पैदल मार्च, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि। मुरे ग्रामीण ने बंजर भूमि को आम उत्थान की प्रक्रिया शुरू की। मुरे अपनी भूमि को चराई या फिर लोपिंग या फिर आग लगने से बचने के लिए गांव एकजुट हो गया था और इसमें जो युवा क्लब था उसने भी इसमें पहल की। उन्होंने परियोजना की जिम्मेदारी ली। मुरे राज्य सरकार ने कुछ वन क्षेत्र थे उन्होंने जो वृक्षों की कटाई थी उस पर भी रोक लगा दी थी। तब आंदोलन को उचित मात्रा में सफलता मिली और बोले कि जो मृत और जो सूक्ष्म वृक्ष होते हैं उसको ही स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काटा गया। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे आंदोलन भी पूरे होते हैं और जो बाकी एक आंदोलन है वो मैंने 2019 के क्वेश्चन पेपर में कराया था। तो देखिए हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपको करवा दिए हैं, अब औरों के भी करवाऊँगी और इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवा दूँगी कल में या आज में एक और वीडियो अपलोड करके। और देखिए आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई PDF चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर लिख रही हूँ जिस पे आप व्हाट्सएप करके PDF भी ले सकते हैं।